The Charter Acts transformed the East India Company from a trading body into a political administrator. जरा सोचिए, एक ऐसा 60 साल का दौर जहां सिर्फ 4 कानूनों ने एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी की किस्मत और एक पूरे देश की तस्वीर ही बदल कर रख दी। जी हां, ये कहानी है चार्टर एक्ट्स की। समझिए, ये वो सीढ़ियां थीं जिन पर चढ़कर ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी से शासक बनी और फिर धीरे धीरे सारी सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। ये सवाल सही में आज भी हैरान करता है ना कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी रातों रात सरकार तो नहीं बन जाती। नहीं, इसके पीछे थी एक बहुत ही सोची समझी कानूनी रणनीति। और जानते हैं, इसी रणनीति का जो ब्लूप्रिंट था वो थे ये 4 चार्टर एक्ट्स, जिन्हें हम आज एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इन कानूनों की जरूरत ही क्यों पड़ी। आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद को भारत के मामलों में सीधे सीधे दखल देना पड़ गया। देखिए, वजहें बिल्कुल साफ थीं। पहली बात तो ये कि कंपनी का जो चार्टर था, मतलब उसका लाइसेंस, उसे हर 20 साल में रिन्यू करवाना पड़ता था और ये संसद के लिए दखल देने का एक सुनहरा मौका था। दूसरी वजह, कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं थी, वो तो यहाँ जंग लड़ रही थी, इलाके जीत रही थी, एक तरह से अपनी पैरेलल सरकार चला रही थी। तो संसद को लगा, अरे ये ताकत तो कंट्रोल से बाहर जा रही है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत थी, जो एक कंपनी के बस की बात सच कहें तो थी ही नहीं। तो चलिए, अब इस कहानी के पहले 2 पड़ावों पर चलते हैं और देखते हैं कि संसद ने इन शुरुआती एक्ट्स के जरिए कंपनी पर अपनी पकड़ बनानी कैसे शुरू की। तो शुरुआत होती है साल 1793 से। ये पहला कदम था और इसका मकसद था जो सिस्टम चल रहा है उसे और मजबूत करना। देखिए, 1793 के एक्ट ने कंपनी को अगले 20 साल का एक्सटेंशन तो दे दिया, पर एक बड़ी शर्त के साथ। गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया, इतना पावरफुल कि वो अपनी ही काउंसिल के फैसलों को ओवर रूल कर सकता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि संसद अपना कंट्रोल किसी कमिटी पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के हाथ में सेंट्रलाइज कर रही थी। हाँ, व्यापार पर कंपनी की मोनोपोली अभी भी बनी हुई थी, लेकिन अब यह साफ हो गया था कि शासन लिखित कानूनों से चलेगा, कंपनी की मनमर्जी से नहीं। अब 20 साल गुजर गए और 1813 आते आते ब्रिटेन में माहौल काफी बदल चुका था। तो अब बारी थी कंपनी के पंख कतरने की। 1813 का एक्ट कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। चाय और चीन के साथ ट्रेड को छोड़कर भारत में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई। यानी अब ब्रिटेन का कोई भी व्यापारी भारत आकर बिजनेस कर सकता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का बजट रखा गया और ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने की इजाजत मिल गई। मतलब इशारा बिल्कुल साफ था, अब कंपनी सिर्फ पैसा नहीं कमाएगी, बल्कि ब्रिटिश क्राउन के सामाजिक और राजनीतिक एजेंडे को भी आगे बढ़ाएगी। कह सकते हैं कि पहले 2 एक्ट्स तो सिर्फ ट्रेलर थे, असली पिक्चर तो अब शुरू होनी थी। 1833 का एक्ट, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने हमेशा हमेशा के लिए कंपनी का किरदार ही बदल कर रख दिया। जी हां, ये इस कहानी का असली क्लाइमैक्स है। वो पल जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी वाला चोला हमेशा के लिए उतार दिया गया और उसे एक बिल्कुल नई पहचान दी गई। इसी एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। और सुनिए, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये भारत में पावर को सेंट्रलाइज करने का सबसे बड़ा कदम था। अब पूरे ब्रिटिश भारत की मिलिट्री और सिविल पावर एक ही ऑफिस, एक ही व्यक्ति के हाथ में थी। और इस जबरदस्त पावरफुल पोस्ट को संभालने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। जरा सोचिए, 1833 के एक्ट ने तो जैसे कंपनी की आत्मा ही निकाल दी। उसका जो बचा खुचा चाय और चीन का व्यापार था, उसे भी बंद कर दिया गया। अब वो कोई प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी नहीं थी, अब वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन करने वाली एक प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स की कानून बनाने की ताकत भी छीन ली गई। सारा का सारा कंट्रोल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल के पास था, जिसमें एक नया लॉ मेंबर भी जोड़ दिया गया था। तो अब ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, साल 1853 का चार्टर एक्ट, वो कानून जिसने कंपनी राज के अंत की जमीन तैयार कर दी। ये आखिरी चार्टर एक्ट था और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या थी? इस बार कंपनी का लाइसेंस 20 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया, संसद ने कोई टाइम लिमिट दी ही नहीं। ये खुला इशारा था कि कंपनी का शासन अब कभी भी खत्म किया जा सकता है।
इसी एक्ट ने भारत में एक तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव रखी। पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून बनाने वाले काम और उन्हें लागू करने वाले काम, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। काउंसिल में 6 नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहा गया, और ये नई बॉडी एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, जिसका काम था भारत के लिए कानून बनाना। और भी बड़े बदलाव हुए। सिविल सर्विसेज में भर्ती के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया गया। इसका मतलब अब सैद्धांतिक रूप से भारतीय भी इन बड़े पदों पर आ सकते थे। लॉ मेंबर को काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना दिया गया और लंदन में बैठे कंपनी के डायरेक्टर्स की संख्या और ताकत दोनों कम कर दी गई। यानी पूरा का पूरा ढांचा अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल के लिए तैयार किया जा रहा था। तो चलिए अब एक बार जल्दी से इन चारों एक्ट्स के सबसे जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। इस टेबल पर गौर कीजिए। 1793 यानी पावर का सेंट्रलाइजेशन। 1813 मतलब कंपनी की ट्रेड मोनोपोली पर पहला बड़ा हमला। 1833 कंपनी व्यापारी से एडमिनिस्ट्रेटर बनी और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना। और आखिर में 1853 भारत में लेजिस्लेचर और ओपन सिविल सर्विस एग्जाम की शुरुआत। हर एक्ट अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर था। तो इन 60 सालों का निचोड़ क्या निकला? यही कि ब्रिटिश संसद का कंट्रोल लगातार बढ़ता गया, भारत में सत्ता एक जगह सिमटती गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक पहचान पूरी तरह खत्म हो गई और एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव रखी गई जो आगे चलकर ब्रिटिश राज का असली आधार बना। और अगर एग्जाम के लिए सिर्फ 3 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। 1813 ट्रेड मोनोपोली खत्म, 1833 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना और 1853 सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन शुरू हुआ। इन सभी एक्ट्स का एक ही मंत्र था, कंपनी का लाइसेंस रिन्यू करते जाओ पर लगाम संसद के हाथ में कसते जाओ। और अब आखिर में एक सवाल, जब कंपनी का व्यापारी वाला चोला पूरी तरह उतर चुका था और वो सिर्फ क्राउन की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कठपुतली बनकर रह गई थी, तो फिर उस धागे को कटने में और कितनी देर लग सकती थी? इसका जवाब हमें सीधे 1857 की क्रांति और उसके बाद होने वाले पावर के ट्रांसफर की ओर ले जाता है।